नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे दोस्तों। आपका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया रहा होगा। अभी 2 दिन पहले ही आपका रिजल्ट आया है। तो सबसे पहले हम आज जो आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं वो नेक्स्ट बैच जो है अपना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है और इस बैच के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड होने वाली है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ भाई, मैं रोहिताश चौहान 3 टाइम्स नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है। अब की बार भी एग्ज़ाम दिया था मैंने और अपना स्कोर जो अब की बार रहा 99.86% रहा। दोस्तों एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहा अब की बार? पिछली बार से कुछ डिफरेंट रहा, फर्स्ट पेपर के अंदर भी और सब्जेक्ट के अंदर भी। फर्स्ट पेपर में भी आपने देखा दोस्तों कि अब की बार जो पिछले एग्जामों के अंदर जैसा रीजनिंग आती थी या उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग आती थी, वो बिल्कुल डिफरेंट रहा, है ना। ये सिलोलिज्म के 1-2 क्वेश्चन आ जाता था या सीरीज के 1-2 क्वेश्चन आ जाता था या मैथ का भी बहुत ही जो क्वेश्चन आते थे डायरेक्ट आते थे। अब की बार वो वाला पैटर्न दोस्तों नहीं रहा, घुमा फिरा के ऐसे स्टेटमेंट एसरसन के अंदर अब की बार जितने भी क्वेश्चन आए मैथ के, वो स्टेटमेंट के अंदर या एसरसन के अंदर अपने आए हैं। डीआई भी जो अब की बार डीआई का जो क्वेश्चन बना है वो भी डायरेक्ट नहीं था, उसके अंदर भी टाइम टेकन रहा है क्योंकि स्लाइड को इधर उधर हमने करना पड़ रहा था। तो टाइम की बहुत ही ज़्यादा कमी इस एग्जाम के अंदर, दोनों शिफ्टों के अंदर, सुबह और शाम वाली दोनों शिफ्टों के अंदर ये हमने देखने को मिली दोस्तों। फिर भी जो भी रहा तो रिजल्ट फिर भी अपना देखा कि भाई जिस स्टूडेंट ने पिछले लगभग 5 या 6 महीने में अच्छी मेहनत की है उसका सिलेक्शन हुआ है, उसका नेट जेआरएफ हुआ है बाकायदा। जिसने लास्ट टाइम पे आके भाई जिसका रिवीजन में कहीं ना कहीं गड़बड़ रही है तो वो स्टूडेंट ही एक ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन वहाँ जाके टिका है, रुका है। नहीं तो अगर जिसने भाई पिछले 5-6 महीने में अच्छे से पढ़ा है और लास्ट के 15-20 दिन अच्छे से रिवीजन किया है तो उस स्टूडेंट का यहाँ पे नेट या जेआरएफ कंफर्म हुआ है दोस्तों। आप देख भी सकते हैं, अगर आपका रिवीजन बहुत अच्छा रहा होगा तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं रही होगी। इतना बड़ा कोई भी ये टेस्ट नहीं होता दोस्तों, ठीक है, अगर आप रिवीजन उसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं। रिवीजन देखो, सबसे पहले जब आप दोस्तों स्टडी आपने शुरू की थी अपना भाई एग्जाम के लिए, आप अभी से जैसा नेक्स्ट में जून जुलाई में अपना एग्जाम होगा, जून जुलाई के लिए अभी से आप स्ट्रेटेजी बना के चल रही है क्या पढ़ना है। रैंडमली आपको ऐसे नहीं है कि भाई आज मन किया एंशिएंट हिस्ट्री आपने पढ़ ली, आज मन किया कि मॉडर्न आपने खोल के बैठ गए, मिडाइवल कभी हिस्ट्रियोग्राफी या इतिहास लेखन, नहीं भाई। अगर एक अंडर द गाइडेंस आप एक पूरे स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कवर करोगे तो दोस्तों एक तो टाइम पे आपका कवर होगा और दूसरा फिर अंदर से भी एक कॉन्फिडेंस आपका बनने लगेगा। अगर रैंडमली आज आपने शुरू कर दिया भाई एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने आपको गाइड बोला कि भाई उपेंद्र सिंह आप पढ़ लीजिए, ठीक है, तो आप उपेंद्र सिंह ले आएंगे। फिर दूसरे सर से आप कंफर्म करोगे, कहीं ना कहीं से आपको वो बोलेंगे सर कि केसी श्रीवास्तव ले आइए। फिर आगे आपसे बोला जाएगा भाई पप्पू सिंह प्रजापत ले आइए, सौरभ चौबे सर की बुक्स ले आइए या डीएन झा ले आइए, एलपी शर्मा वाली बुक ले आइए, ठीक है। तो ये बहुत सारे सोर्सेज आपके साथ इकट्ठे हो जाएंगे दोस्तों। और लेकिन लास्ट टाइम पे हमें देखने को क्या मिले, इतना तो टाइम नहीं है अपने पास, लगभग 3-3.5 महीने का 4 महीने का टाइम मिलता है। उसी के अंदर हम इनको कन्फ्यूज हो जाते हैं भाई कि क्या सोर्स पढ़े, क्या रखे, क्या छोड़े, है ना। नहीं दोस्तों, एक सोर्स पकड़िए, अच्छे से पकड़िए, प्रीवियस ईयर का बहुत अच्छे से एनालिसिस कीजिए अपने एग्जाम के अंदर। इस एग्जाम के अंदर आपने विशेष तौर पे देखा होगा कि प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा योगदान रहता है। 20% जो अपना यहाँ पे मार्क्स आपको मतलब आपको जो प्रॉफिट होता है वो प्रीवियस ईयर से होता है। जिस स्टूडेंट ने प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से कर लिया है दोस्तों, तो उसको एग्जाम के अंदर कोई भी समस्या नहीं रहती। देख लेना कि अगर आप प्रीवियस ईयर कर लेते हो और थोड़ा बहुत आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप कर लेते हो तो आसानी से आपका नेट हो जाता है। और थोड़ा स्मार्टली अगर आप पढ़ते हैं तो जेआरएफ भी आपका आसानी से हो जाता है, ठीक है, जिसने अकॉर्डिंग टू सिलेबस किया हो। या सब्जेक्ट की, इसमें सब्जेक्ट भी आ रहा है और फर्स्ट पेपर के अंदर भी यानी जनरल पेपर भी इसके अंदर आपका आ रहा है। तो सब्जेक्ट के अंदर आपने 10 यूनिट आपने देखी तो तीनों यूनिट अपनी बटी हुई है। एंशिएंट के लिए, मिडाइवल के लिए, मॉडर्न के लिए, एक यूनिट अपनी इतिहास लेखन की है, हिस्ट्रियोग्राफी की है दोस्तों, ठीक है। तो आपने तीनों को बराबर वेटेज देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई ये कोई कम आ रहा है कोई ज्यादा, तीनों का जो 30 क्वेश्चन इसके अंदर से आपके दोस्तों रहने वाले हैं। हाँ, बात इतिहास लेखन की करते हैं भाई। इतिहास लेखन में आप प्रॉपर पूरी बुक मतलब करने की बजाय उसका देखोगे भाई प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन इतिहास लेखन के अंदर आपसे पूछे जा रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आप तैयारी शुरू करो। प्रीवियस ईयर में क्या पूछे गए हैं,
पूरी पूरी बुक आप इतिहास लेखन की पढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लगभग 2-3 महीने जो अपने पास नेक्स्ट एग्जाम के आने वाले हैं वो इतिहास लेखन में आप कर दोगे। तो जिसका जहां जितना वेटेज है दोस्तों उसको उतना समय आपको देना चाहिए मेरे हिसाब से, जो ज्यादातर स्टूडेंट ने दिया। अब की बार अपना भी अपने बैच के अंदर जो 18-19 बच्चे अपने बैच के अंदर थे, जिनमें से 13-14 स्टूडेंट का अपना नेट जेआरएफ क्लियर हुआ है, जो कि यहाँ पे 8-10 बच्चे ये हैं, 3-4 का बाद में रिजल्ट मिला है। तो ये 13-14 बच्चे की बार अपने रिजल्ट जो है पॉजिटिव इनका रहा है दोस्तों, ठीक है। जिनके मतलब जानकारी सोशल मीडिया पे सारे फेसबुक वगैरह पे भी है भाई, सबके एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर भी है, कंफर्म आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है भाई, अगर आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, और लगभग 3-3.5 महीने में आप इसको कवर कर लोगे, और उसके बाद इसको आप बहुत अच्छे से रिवीजन भी आप कर लोगे दोस्तों। और फिर भाई अगर रिवीजन हो जाता है फिर कहीं भी कोई समस्या नहीं रहेगी। 4-5-6 महीने का पढ़ा हुआ अगर 15 दिन एक बार आंखों से आपका गुजर गया तो फिर वो चीज़ रिपीट हो जाती है। अक्सर हम एग्जाम में यही तो खामी रहती है, लगा रहता है कि भाई ये चीज़ हमने पढ़ी है, ये चीज़ हमने पढ़ी है, वहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन में फिर आप कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं कि भाई ये वाला ऑप्शन होना चाहिए या ये वाला होना चाहिए। वो किस चीज़ की कमी है? वो रिवीजन की कमी है दोस्तों, ठीक है। अगर रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाता है फिर समस्या कहीं नहीं रहती। हमने इसी रिगार्डिंग फिर नेक्स्ट बैच, जो बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज आ रही थी कि भाई नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट हो रहा है सर, तो अपना नेक्स्ट बैच है दोस्तों 25 फैब से अपना स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी तक ज्वाइन भी कर लिया है। अगर आपने अभी तक ये बैच मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों इन नंबर्स पे दिए गए नंबर व्हाट्सएप और जो कॉन्टैक्ट नंबर है, आप अपना कॉल या व्हाट्सएप भी छोड़ सकते हैं, क्वेरी अपनी ले सकते हैं दोस्तों। जो भी आपके मन में आपका डाउट है कि भाई इसके अंदर अपना क्या आएगा, सिलेबस क्या है, कैसे सिलेबस को हैंडल किया जाएगा, आप नोट्स प्रोवाइड कराएंगे या पीडीएफ आप प्रोवाइड कराएंगे, जो भी आपकी क्वेरीज दोस्तों रहेगी वो आपके इसका पूरा सोल्यूशन आपको दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी से जिस स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन दोस्तों जल्दी से कर लो। 25 से स्टार्ट हो रहा है, और बैच की जो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं दोस्तों वो प्री मिडाइवल हिस्ट्री से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि जिसको हम राजपूत काल के नाम से जानते हैं, यानी कि 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का जो इतिहास जहाँ से हम शुरू होता है, जिसके बारे में बहुत ही कम सोर्स हमें बहुत मार्केट के अंदर भी कम जानने को मिलेगा। आप देखना जो ये कालखंड है ना 800 से 1200 ईस्वी का कालखंड है, ज्यादातर आपको यूट्यूब पे भी आप सर्च करोगे दोस्तों इस कालखंड का इतिहास बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। या तो फिर प्राचीन भारत में हम शुरू करते हैं तो एंडिंग हम गुप्तोत्तर काल तक ले जाते हैं, गुप्तोत्तर काल के बाद ये कालखंड शुरू होता है, फिर हम मध्यकाल हम शुरू करते हैं, वहां से सल्तनत पीरियड से हम शुरू कर देते हैं दोस्तों। तो ये 400 सालों का जो इतिहास है दोस्तों, इस पे जो सोर्स मिलता है वो बुक्स के अंदर भी या गाइड के अंदर भी बहुत कम मिलता है, और मिलता है तो समझ नहीं आता है। समझ क्यों नहीं आता है? समझ इसलिए नहीं आता दोस्तों, कितने सारे राजवंश हुए हैं गुप्तोत्तर काल के बाद कि वो एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। इधर अगर बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश हो जाता है, राष्ट्रकूट वंश हो जाता है, पाल वंश हो जाता है, कलचुरी वंश हो जाता है, चेदी वंश हो जाता है, परमार वंश हो जाता है, या फिर हम देखेंगे चालुक्य में ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वेंगी के चालुक्य कौन से थे, बादामी के चालुक्य कौन से थे, वातापी के चालुक्य कौन से थे, है ना, गुजरात के चालुक्य कौन से थे। या फिर हम देखते हैं दक्षिण भारत के अंदर पल्लव वंश था, या पांड्य वंश था, या चोल वंश था, या बहुत सारे राजवंश एक साथ आ जाते हैं, है ना। इन पे सोर्स बहुत कम जानकारी हमें मिलती है जो हम अक्सर बुक्स पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम स्टार्ट अपना करने जा रहे हैं, जो अपना ये न्यू बैच अपना स्टार्ट हो रहा है 25 फरवरी से, ठीक है। तो राजपूत काल से प्री मिडाइवल हिस्ट्री से हम इस बैच को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपके लिए सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है, वहीं से हम इसको दोस्तों स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपकी कोई भी समस्या रहती है तो लाइव क्लास के अंदर जो अपनी क्लासेज होगी दोस्तों ये लाइव होगी, अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप वहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं। कंप्लीट नोट्स आपको दोस्तों तैयार कराए जाएंगे, जो भी सभी के सभी सोर्सेज का जो एक मिक्सचर है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकता है दोस्तों। अगर अपनी बात करें, इस बार भी मैंने एग्जाम दिया था भाई, और अपनी जो परसेंटाइल जो बनी है वो 99.86। अब कई सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो बोल रहे हैं कि सर अब की बार मार्क्स तो नहीं आए है, परसेंटाइल दी गई है, परसेंटाइल उनकी समझ नहीं है। इसका परसेंटाइल का मतलब क्या है? मैं अगर अपने से ही मैं बात करूं परसेंटाइल का दोस्तों मतलब ये होता है कि भाई जैसे आपकी परसेंटाइल बनी 95 आउट ऑफ 100, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो 5 स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स जो है वो आपसे ज्यादा है। जैसे कि 99.86, यानी कि हिस्ट्री के अंदर 97,000 स्टूडेंट ने अपना एग्जाम दिया था, जिसमें से 49,631
स्टूडेंट ने मतलब ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था एग्जाम के लिए, लेकिन 49 समथिंग थाउजेंड समथिंग अपना टेस्ट दिया था, उसमें से 99.86 यानी कि 0.14 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके मार्क्स हमारे से ज्यादा है। तो परसेंटाइल का मतलब दोस्तों ये होता है, देखो आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में तो दिए जाते हैं भाई नॉन क्राइटेरिया कौन सा होता है, या ये अपना ये परसेंटाइल वाला ये मेथड आपको वहाँ समझाया जाता है। जैसे आप एग्जाम देते हैं, सी टेट का देते हैं, यूपी टेट का देते हैं, उसमें एक क्राइटेरिया बना दिया जाता है दोस्तों कि भाई 150 का एग्जाम है, ओबीसी के लिए 82 पे पास होना कंपलसरी है, ये जनरल के लिए 90 पे कंपलसरी है। तो वहाँ पे 90 के ऊपर अगर 91 भी आपके आ रहे हैं तब भी वो सेम बात है, और 135 भी आ रहे हैं तब भी वही बात है, यानी कि आप पास वहाँ पे माने जाते हैं। लेकिन एनटीए के अंदर ऐसा नहीं है। एनटीए के अंदर भाई जो एग्जाम के लिए भाई जितने स्टूडेंट ने ये यहाँ पे दिया है भाई जेआरएफ, इनका एक वो होता है क्राइटेरिया कि हम इतने स्टूडेंट्स का जेआरएफ कराएंगे भाई, 107 का जेआरएफ कराएंगे, 115 का जेआरएफ कराएंगे। तो उसी आधार पे ये टॉप जो स्टूडेंट होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। तो अब की बार सब्जेक्ट का अंदर जैसा भी फर्स्ट पेपर के अंदर मेरी परसेंटाइल बनी है 97.99, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं सीधे कि 2% बच्चे ऐसे हैं 50,000 में से कि ऐसे है जिसके फर्स्ट पेपर के अंदर हमारे से ज़्यादा मार्क्स बने हैं। या पेपर 2 के अंदर जैसे हमारी परसेंटेज बनी है 99.81, यानी कि 0.19 स्टूडेंट ऐसे है जिसकी परफॉर्मेंस हमारे से अच्छी इस एग्जाम के अंदर रही है दोस्तों। तो परसेंटाइल तो ये है मार्क्स, और ये आप इसमें कंफ्यूज मत हो कि भाई हमारे मार्क्स नहीं दिए हैं, ठीक है। तो परसेंटाइल ये समझ आना चाहिए कि भाई इससे ऊपर जितनी परसेंटाइल बची है ये हमारे से ऊपर स्टूडेंट है दोस्तों। ओबीसी की अगर कट ऑफ की बात करें, हालांकि सभी को पता लग गया, लेकिन फिर भी कई सारे स्टूडेंट की कॉल आ रही है कि भाई कट ऑफ कितनी गई है, ठीक है भाई। जेआरएफ की कट ऑफ जो है जनरल की 99.13 शायद ऐसी कुछ गई है, मैं अभी बता भी रहा हूँ आपको देख के, और प्रॉपर बता देता हूं, देखो है ना, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि भाई कितनी कट ऑफ क्या गई है। एक सेकंड भाई, इसकी जो कट ऑफ अपनी गई है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी यहाँ पे वो आ रही है कि भाई कट ऑफ का पता नहीं लग पा रहा है कि कट ऑफ कितनी गई है और क्या रहा है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, देखो जनरल की जो नेट की जो कट ऑफ गई अपनी, जनरल की नेट की जो कट ऑफ गई है दोस्तों, वो गई है अपनी 98.27, 98.27, यह जनरल की नेट की कट ऑफ है। अगर जनरल इसके अंदर अपने जो स्टूडेंट जो पास हुए हैं वो 993 यानी कि 993 स्टूडेंट अपने इसके अंदर पास हुए। अगर इसी के अंदर हम जेआरएफ की बात करें तो जेआरएफ की जो कट ऑफ गई है 99.65, जनरल की 99.65, जिसके अंदर अब की बार जनरल में 187 स्टूडेंट को पास किया गया है जेआरएफ के अंदर जनरल में, ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में आई कि भाई नेट की जनरल की वाली कट ऑफ 98.27 और जेआरएफ की 99.65। इसी आधार पे अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की जो दोस्तों कट ऑफ गई है वो गई है आपकी नेट की गई है 94.97, और जो जेआरएफ की जो गई है वो गई है आपकी 99.14। देखो इसमें एक चीज आपको देखने को मिलेगी दोस्तों कि यहाँ पे देखो नेट में तो 4% का डिफरेंस दे दिया है, नेट के अंदर तो 4% का डिफरेंस दिया है कि भाई लेकिन जेआरएफ में बहुत मामूली डिफरेंस है। तो बहुत बच्चों का आपकी बार ईडब्ल्यूएस में नेट क्लियर हुआ है, ठीक है, बहुत बेनिफिट ईडब्ल्यूएस वालों को दोस्तों मिला है। इसके बाद अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर अपना 94.59 यानी कि समथिंग ईडब्ल्यूएस जितनी ही ओबीसी की भी कट ऑफ अपनी गई है नेट की, जिसके अंदर 816 बच्चे को पास किया गया है। और जेआरएफ की जो कट ऑफ गई है ओबीसी की वो आपकी गई है दोस्तों 98.65, 98.65। इसी आधार पे अगर एससी की बात करें 89 परसेंटाइल पे नेट हुआ है और 97 पे जेआरएफ। एसटी की बात करें तो 85% पे नेट हुआ है और 95% पे आपका जेआरएफ हुआ है। और अन्य कैटेगरीज की लिस्ट है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट की एक क्वेरी आती है कि भाई ओबीसी की कितनी गई है, नेट की कितनी गई है, क्योंकि कंफ्यूजन क्या रहता है, पता नहीं लगता है भाई किसी का 95 आ रहे हैं लेकिन जनरल में है, और ईडब्ल्यूएस वालों का 94 वालों का भी हो रहा है कि सर हमारा नहीं हुआ है उसका हो गया है, ठीक है। तो ये यहाँ से कंफ्यूजन ये बना रहता है दोस्तों, इसको आप दूर कर लीजिए और नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप अपनी तैयारी अगर स्टार्ट नहीं किया दोस्तों कर दीजिए, है ना, ज़्यादा समय नहीं है। जब तक आप तैयारी की सोचोगे तब तक एग्जाम आके खड़ा हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। और फिर जब एग्जाम फिर भाग दौड़ आप वहाँ पे करोगे, रिवीजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके दोस्तों उतना जल्दी आप इसको स्टार्ट कर दीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, फ्रूटफुल रहने वाला दोस्तों। अगर आपकी फिर भी कोई भी समस्या रहती है दोस्तों तो आप दिए गए नंबर पर, ये नंबर है भाई अपना, दोनों नंबर है
70 31 31 31 42 96 ये नंबर है दोस्तों। किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हैं, कुछ भी आपका डाउट है दोस्तों क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों बैच के साथ 25 फरवरी में। ये बैच टाइमिंग की अगर बात करें, इवनिंग में बैच होगा। ये पूरा पूरा एक सेटअप अगर बन रहा है तो उसका टाइम आपको बता दिया जाएगा दोस्तों। तो जय हिंद, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ।